नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम दर बदल राजनीति में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर। जी हाँ, आपको बताएं, लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद न सिर्फ पार्टी को एकजुट बनाए रखना बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए चुनौती है, बल्कि पिछले 12 वर्षों में पार्टी के वोट प्रतिशत में करीब 17% की भारी गिरावट भी चिंता का सबब बन गई है। ऊपर से चंद्रशेखर आजाद का दलित युवाओं में बढ़ता वर्चस्व और कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स से भी मायावती चिंतित है। यही वजह है कि मायावती एक बार फिर से अपने राजनीतिक गुरु रहे काशीराम जी के नक्शे कदम पर लौट आई है। उन्होंने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के अपने आदर्श वाक्यों को बदलते हुए बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय को फिर से अपना लिया है, ताकि उनको कोर दलित वोट बैंक फिर से पार्टी में जुड़ पाए। ऐसे में 2012 में उत्तर प्रदेश की सत्ता में बेदखल होने के बाद बहुजन समाज पार्टी का चुनावों में गिरता हुआ ग्राफ कहीं ना कहीं इसकी बड़ी वजह रहा। 2014 में लोकसभा चुनाव में पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2017 विधानसभा चुनाव में 19 सीटों पर ही जीत मिल पाई, लेकिन विधायक छोड़कर जाते रहे। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से गठबंधन का लाभ मिला और पार्टी के 10 सांसद जीतकर लोकसभा पहुंच गए, लेकिन चुनाव के बाद सपा के साथ गठबंधन टूट गया और नतीजा यह रहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को न सिर्फ वोट परसेंटेज गिरा, बल्कि महज एक सीट पर ही जीत मिल गई। यह जीत भी पार्टी की नहीं, बल्कि जीतने वाले प्रत्याशी उमाशंकर सिंह की मानी गई। इसके बाद पार्टी ने 2024 के चुनाव में अब तक का सबसे बुरा परफॉर्मेंस देखा और एक भी प्रत्याशी को जीत नहीं मिल पाई और वोट परसेंटेज भी गिरकर 9.38% रह गया, या 2022 के विधानसभा चुनाव में मिले 12.88% से भी कम रहा। वहीं बसपा के वोट बैंक में भारी गिरावट। अगर 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बसपा का जो वोट प्रतिशत है वो 25.91% रहा। पिछले 12 साल में बसपा का वोट प्रतिशत घटकर 10% से भी कम रह गया। यह मायावती के लिए चिंता का सबब है। साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में चंद्रशेखर आजाद का दबदबा बढ़ रहा है। यह भी भाजपा के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि मायावती ने जो सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले से 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में सत्ता पर बैठी थी, अब उसे छोड़कर एक बार फिर से काशीराम जी के नक्शे कदम पर चल पड़ी है। अब बसपा ने अपने आदर्श वाक्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जगह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय में बदल दिया है। यह नारा काशीराम जी ने ही दिया था, जिसके साथ अब देखा जाए तो कांग्रेस से छिटक कर दलित वोट बैंक बसपा के साथ आ गया था, जिसके बदौलत मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2027 में बसपा को लाभ मिलने की उम्मीद इतना ही नहीं, बल्कि अगस्त के आखिर हफ्ते में अगर देखा जाए तो बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में भी मायावती ने पार्टी पदाधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया था कि दलितों से जुड़े हर मुद्दे पर जोर शोर से उसको उठाया जाए। प्रदेश अगर कहीं भी दलितों के साथ उत्पीड़न होता है तो पार्टी के पदाधिकारी पीड़िता परिवार से मिलकर उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, आरक्षण के मुद्दे पर भी दलितों के बीच जाकर संदेश देना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ बसपा ही लड़ सकती है। बसपा सुप्रीमो का मानना है कि इसका सहारा उनके करके दलित वोट बैंक को फिर से वापस लाया जा सकता है। भले ही इसका फायदा आगामी चुनाव में न मिले, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद के साथ ही कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स भी मायावती के लिए चिंता का सबब है। दरअसल जहां कांग्रेस दलितों से जुड़े मुद्दे को उठा रही है और बल्कि बसपा नेताओं को भी अपने पाले में करने की रणनीति बनाई है। यही वजह रही है कि रायबरेली के अजीत पासी हत्याकांड में खुद राहुल गांधी परिवार से मिलने पहुंचे थे और जानकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद बसपा नेताओं का मनोबल गिरा है। उन्होंने कांग्रेस में अपना भविष्य नजर आ रहा है। यही वजह है कि बस्ती और चित्रकूट में बसपा नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। अगर देखा जाए तो कांग्रेस का आरोप है कि दलितों की दिखावटी हितैषी बन रही बसपा। कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने एक चैनल से बातचीत में बताया कि कांग्रेस अकेली ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसने समाज के सबसे कमजोर, शोषित और वंचित दलित समाज के हित में सदैव काम किया है। जब बसपा का उदय नहीं हुआ था तब कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार ने दलितों के अधिकारों की सुरक्षा और उनके उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण
अधिनियम 1989 को लेकर आए थे। उनको इंदिरा आवास, जमीनों के पट्टे दिए गए। हाल में ही उत्तर प्रदेश की भाजपा योगी आदित्यनाथ सरकार में जब दलितों के ऊपर हाथरस, लखीमपुर, औंधा, आजमगढ़ सहित पूरे प्रदेश में अत्याचार हो रहा था, तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस नेताओं ने उनके अधिकार की लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया। लेकिन बसपा और उनके नेता दलित पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कहीं दिखाई नहीं दिए। इसके साथ ही समाज के सभी वर्गों की कांग्रेस की भावना लोक कल्याणकारी रही और भाजपा केंद्र सरकार द्वारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बनाए संविधान को समाप्त करने की कोशिश के खिलाफ कांग्रेस ही लड़ी और वहीं बसपा कहीं ना कहीं दिखी और कहीं ना कहीं नहीं भी दिखी। दलित समाज समझ गया कि उनके हितों की रक्षा कांग्रेस ही करेगी, इसलिए 2024 के लोकसभा चुनाव में जमकर वोट किया और यही घबराई बसपा अब दिखावटी ऐसी बनते हुए नजर आ रही है, लेकिन सच्चाई सभी जानते हैं कि वह संविधान समाप्त करने की नीयत रखने वाली भाजपा के साथ है। कहीं ना कहीं मायावती के ऊपर अगर देखा जाए तो भाजपा के साथ काम करने का आरोप लगता है, बी टीम होने का आरोप लगता है। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ही आरोप लगाते हुए नहीं नजर आती है। इसके पक्ष में अखिलेश यादव भी खुलकर बोलते हुए नजर आते हैं। वहीं अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो उससे कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मायावती अब अपना जनाधार वापस पाने के लिए लगातार जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है, क्या यही जद्दोजहद अगर वो कुछ साल पहले करती तो उसका फायदा उनको देखने को मिल सकता था? क्योंकि अगर ये पूरा समीकरण समझा जाए तो इससे ये दिखाई देता है कि मायावती का गिरता हुआ ग्राफ जो अब है उसको इतनी आसानी से खड़ा नहीं किया जा सकता। उसके लिए कहीं ना कहीं मायावती को उन छोटे दलों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें एनडीए अगर बात करें और इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं वो सहारा लेकर सफल होती हुई नजर आई। और यही कारण है कि मायावती को अगर अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है तो चाहे पल्लवी पटेल हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो या फिर तमाम ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी से बागी रह चुके हैं या पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, अगर ऐसे में मायावती इन चेहरों को साधने में कामयाब हो जाती हैं उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि मायावती को कुछ बड़ी जीत देखने को मिल जाए। लेकिन मायावती ने जब से अकेले ही चुनावी मैदान में उतरने का प्रयास किया है या फिर ऐलान किया है, तब से कहीं ना कहीं उनका गिरता हुआ जनाधार चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और यही कारण है कि चंद्रशेखर आजाद रमन भी अब अपना ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं और केवल उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात नहीं करेंगे, अलग अलग राज्यों में चंद्रशेखर आजाद ने अपना परचम लहरा दिया है। और ये परचम कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि मायावती अब पीछे हटने वाली नहीं है। 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद अब मायावती अपनी वही रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये रणनीति इतनी आसानी से सफल होने वाली है या नहीं? अगर पूरा समीकरण समझा जाए तो इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती ने सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव चढ़ा था। वहीं अगर सभी पार्टियों की बात करें तो मुस्लिम प्रत्याशियों को इतनी अहमियत नहीं दी गई जितना मायावती ने, और शायद मायावती को ये लगा कि इस बार की जो 432 सीटें वो हारी हैं वो मुस्लिम वोट बैंक की तरफ से और मुस्लिम वोट बैंक की वजह से हारी हैं। और यही कारण है कि बार बार वो ये बात कहते हुए नजर आई कि जो हार का सामना मुझे करना पड़ा वो मुस्लिम प्रत्याशियों की वजह से, जिसके बाद वसीम वकार जैसे बड़े नेता कहीं ना कहीं मायावती के ऊपर फटकार लगाते हुए नजर आए। उन्होंने बोला कि मायावती जी आपने टिकट दिया नहीं था बल्कि आपने टिकट बेचा था। इस तरीके के इल्जामात जो है वो मायावती के ऊपर लगते हुए नजर आते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि मायावती की जो राह है इतनी आसान नहीं होने वाली है, चाहे मुस्लिम वोट बैंक को साध ले या दलित वोट बैंक को। वहीं ओबीसी वोट बैंक की बात करें तो कहीं ना कहीं खुलकर वो कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ नजर आती है। ऐसे में मायावती अगर छोटे छोटे दलों को या फिर बागी नेताओं को साधने का प्रयास नहीं करती है तो जाहिर तौर पर उनकी जो रणनीति है, चाहे वो सर्वजन हिताय की हो, सर्वजन सुखाय की हो या बहुजन हिताय या बहुजन सुखाय की हो, वो काम नहीं करने वाली। अगर ये रणनीति इस बार भी फेल हो जाती है तो कहीं ना कहीं मायावती की जो पार्टी का वर्चस्व है वो खतरे में आ सकता है। वहीं चंद्रशेखर आजाद रामन एक बड़े नेता के तौर पर उभरते हुए नजर आएंगे और शायद वो मायावती को भी रिप्लेस करते हुए दिखाई दे। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये जो गाड़ी है किस तरफ जाती हुई नजर आती है। क्या चंद्रशेखर बाजी मारते हैं या मायावती इस बार अपना परचम लगाते हुए नजर आते हैं? फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पर।